हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। मैं हूं सोनिया और आज हम करने जा रहे हैं क्लास +1 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। आज हम बताएंगे कि उन्हीं के बेसिस पर कुछ एटॉमिक मॉडल्स तैयार किए गए जिसमें बताया गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो जिनके बारे में ढूंढा गया, जिन्हें डिस्कवरी की गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया एक एटम में। उसके लिए बहुत सारे वो मॉडल्स बनाए गए एटम के। तो उसमें फर्स्ट मॉडल था जिसका नाम दिया गया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल को बनाया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने 1898 में ये मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें बताया गया कि एटम जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है। एटम जो है वो स्फेरिकल शेप का है और उसकी रेडियस जो है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी तरफ। आप देख सकते हो इधर इसके डायग्राम में भी कि ये स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज का और इसके बीच में सारे नेगेटिव चार्जेस घूम रहे हैं। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें एम्बेडेड है, यानी इसके अंदर हैं। और डिफरेंट नेम्स भी दिए गए, इसीलिए इस ढंग का मॉडल था तो उसके लिए डिफरेंट नेम्स दिए गए। प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, वाटरमेलन। मीन्स इस मॉडल से आपको दिखाई देगा जैसे आप कोई पुडिंग बनाते हैं, उसके अंदर सीड्स होंगे या आप कोई प्लम्स डाल देते हैं, जैसे वाटरमेलन के सीड्स हैं या पुडिंग के अंदर जो प्लम्स डाले हैं वो अलग से दिख रहे हैं। इसी ढंग से मॉडल तैयार हुआ जिस पर कहा गया कि वो पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और उसके अंदर जो है वो है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और जो मास है वो एटम का कहा गया कि पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि ये इसका मॉडल का इम्पॉर्टेंट फीचर था कि जो इसका मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। अब इसने न्यूट्रलिटी तो बता दी थी इस एटम की, पर ये आगे पूरी तरह से नहीं चल सकता था। इसके न्यूट्रलिटी के बाद भी इसने आगे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए ये मॉडल वहीं रह गया। फिर उसके बाद आया सेकंड हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ये बहुत अच्छा मॉडल है जिसमें बताया गया मेनली सारी चीज़ें इसी में एक्सप्लेन हो गई, नॉट ऑल बट ऑलमोस्ट। तो इसमें बताया गया कि अब रदरफोर्ड था और उसके कुछ स्टूडेंट्स थे, हैंस टीचर एंड अर्नेस्ट मार्स्टन। इन्होंने एक सबसे जो फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक गोल्ड फॉइल थी, मतलब कोई भी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स ले लिए किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स से, उनको गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया गया। गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया गया, आप ये देख सकते हो इसका स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये इन्होंने गोल्ड फॉइल के ऊपर इसको बम्बार्ड कराया, जो भी ये अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं और ये गोल्ड फॉइल के ऊपर जाकर वहाँ बम्बार्डमेंट हो रही है। तो जब इन्होंने बम्बार्ड करवाया तब इन्होंने ये भी देखा कि जो बम्बार्डमेंट थी वो थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर थी, और जो गोल्ड फॉइल थी उसके आसपास ही आप स्क्रीन देख रहे हो, ये जो बम्बार्डमेंट थी, ये जो ये गोल्ड फॉइल थी, इसके आसपास एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन थी। और वह जब अल्फा पार्टिकल्स जो थे इस स्क्रीन से स्ट्रक हुए, टकराए, तो एकदम से उस पॉइंट पर एक लाइट फ्लैश हुई। वहाँ पर उसी पॉइंट पर एक लाइट फ्लैश हुई। तो इससे कुछ रिजल्ट्स निकाले गए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि थॉमसन ने तो कहा था कि मास जो है वो सारे पूरे एटम में इवनली स्प्रेड है। दैट मीन्स उन्होंने सोचा कि सारी तरफ से इवनली प्रोड्यूस होगा सब कुछ सारी इसमें। पर जो फॉइल में मास जो है वो क्योंकि सारों में होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल है उसमें वो पूरे में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगी, पूरे में से पास कर जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि पार्टिकल्स जो थे वो स्लो डाउन हो गए। उनको लगा कि ऐसे चलेंगे, स्लो होंगे और कुछ एंगल से इधर उधर घूम जाएंगे जब वो फॉइल के पास से आएंगे,
लेकिन इसमें सारी ऑब्जर्वेशंस अलग थी। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन की गई, इसमें बताया गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो थे, अल्फा पार्टिकल्स वो गोल्ड फॉयल से अनडिफ्लेक्टेड आगे निकल गए, मतलब बिना डिविएशन के, बिना मुड़े सीधा ही स्ट्रेट निकल गए। कुछ स्मॉल फ्रैक्शन जो थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और बहुत ही फ्यू पार्टिकल्स, यू कैन से इन 20,000 ओनली वन वही थे जो पूरी तरह से बैक बाउंस हो गए, और यू कैन से कि ये 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गए। अब इन ऑब्जर्वेशन पर अब कुछ कंक्लूजन निकाल ले, क्योंकि उसने बोला कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादातर सारे गोल्ड फॉयल से बिना डिफ्लेक्ट हुए, बिना डिविएट हुए आगे निकल गए। दैट मीन्स उसने कहा कि रदरफोर्ड ने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मोस्ट ऑफ स्पेस है एटम में वो एम्प्टी है, खाली है, तभी अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे निकल गए। और फिर उसने कहा कि कुछ पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो तो डिफ्लेक्ट हुए थे, उसने जो ऑब्जर्वेशन ली थी, तो इसका मतलब ये क्यों हुआ होगा, ये डिफ्लेक्शन होगा कुछ बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स के कारण। और वो रिपल्सिव फोर्स कैसे आएगी, तो वो रिपल्सिव फोर्स ये दिखा रही है कि पॉजिटिव चार्ज जो एटम का है वो पूरे एटम में स्प्रेड नहीं है, जैसे थॉमसन ने बोला था कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है, उसने कहा क्योंकि वो स्मॉल वॉल्यूम पे ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज भी बिल्कुल स्मॉल वॉल्यूम में है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल्स भी क्योंकि पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन वो कुछ ही पार्ट में होगा, ये आपको दिखाई देगा। ये वही दिखा रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रेट निकल गए, और कुछ जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और ओनली स्मॉल ऑफ देम, बहुत ही कम जो थे वो पूरी तरह से वापस जा रहे थे। तो इसमें उसने कहा कि इसका मतलब बहुत थोड़ी सी जगह है जहाँ से वो टकरा कर वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद उसने कहा कि जो वॉल्यूम है, रदरफोर्ड ने जो कैलकुलेशंस की, तो उसमें उसने देखा कि जो जब कहा गया कि बहुत ही कम वापस जा रहे हैं, पूरी तरह से डिफ्लेक्ट हो पाए, डिविएट हो पाए, तो इसका मतलब जो वॉल्यूम था न्यूक्लियस ने और जो ऑक्यूपाई किया है वो इतना कम है कि बिल्कुल ये कह सकते हो नेग्लिजिबल है टोटल वॉल्यूम से, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम के सामने बहुत ही थोड़ा है। अगर हम कहते हैं कि जो रेडियस है एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर है, रेडियस ऑफ एटम, और जबकि न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर है। तो रेडियस 10⁻⁻10 मीटर है, तो न्यूक्लियस क्या सिर्फ 10⁻⁻15 मीटर है। तो यानी कि इतना छोटा न्यूक्लियस है, इतनी छोटी सी जगह में है, इसीलिए सिर्फ उस थोड़ी सी जगह से ही वो डिविएट हो पाए। अब इन्हीं सारी चीज़ों के बेस पर, सारे ऑब्जर्वेशन, सारी कैलकुलेशन, सारे कंक्लूजन के बेस पर उसने बनाया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कहाँ पर है, वो एक छोटे से रीजन में है जिसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। पूरा पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास है एटम का वो डेंस है, वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है, मतलब कि उसके अंदर ही कहीं पर है, कहाँ पर, छोटी सी जगह में, जिसे बोला गया न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस जो है उसके आसपास सराउंड कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन से, वो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से। और वो हाई स्पीड से कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ आसपास घूम रहे हैं, उसने उसको बोला ऑर्बिट्स। जैसे कि आप सोलर सिस्टम में देखते हो कि लाइक अगर आप कहो कि सन जो है वो न्यूक्लियस हो गया और उसके आसपास प्लैनेट्स घूम रहे हैं, यानी अगर हम उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे दें, सो सन हो गया न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हो गए प्लैनेट्स, और हमारा सोलर सिस्टम हो गया एक एटम। तो उसी ढंग से उसने कहा कि सन के आसपास, जो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो वो दूर नहीं भाग रहे हैं, अपने ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। पर इसके बाद इसमें आई
कि पूरी तरह से ये ठीक नहीं हो पाया, इसमें भी लिमिटेशंस थी। अब लिमिटेशंस क्या थी कि ये जो मॉडल था इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये पूरी तरह से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक मैक्सवेल थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी मैक्सवेल की, उसने कहा था चार्ज पार्टिकल्स के लिए कि जब भी कोई एक्सेलरेटेड पार्टिकल जो होता है जब वो घूम रहा है तो उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो आनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में वो तो रेडिएशन इमिट करेगा, तो इसका मतलब जो एनर्जी है उस रेडिएशन में वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन में काम आएगी, वो इलेक्ट्रॉनिक मोशन से एनर्जी आएगी। तो इस तरह से अगर वो लगातार उसमें एनर्जी आती जाएगी, वो इमिट करता जाएगा, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन है वो पास आता जाएगा न्यूक्लियस के, और ऑर्बिट जो है वो कॉन्टिन्यूसली श्रिंक होता जाएगा। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धीरे धीरे न्यूक्लियस में आके गिर जाएंगे, तो स्टेबल तो वो रहेगा ही नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम स्टेशनरी कह देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो है डेंस न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेंगे न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि हमने कहा कि उनके बीच में अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बुला लेगा, पुल करेगा, तो इससे क्या होगा, वो बिल्कुल ही छोटा सा रह जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, मिनिएचर वर्जन हो जाएगा थॉमसन मॉडल का। और उसके अलावा एक और उसकी ड्रॉबैक थी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो रहे उनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब कि वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि जो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ढंग से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स की क्या एनर्जी है। तो इस तरह से उसने इसके बारे में सब बताया। अब इसके ऊपर ही आगे बात हुई एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। अब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर्स क्या थे? एटॉमिक नंबर था कि अब हम इलेक्ट्रॉन जो एटम है उसके पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो वहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जब आयंस बना रहे हैं या किसी में कंपाउंड बनाते हैं तब वो चेंज हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब और एक बात, जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनका नंबर सेम होता है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। तो Z क्या है? दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इफ वी कैन से अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, मतलब वो किसी से रिएक्ट ना किए हों, कहीं पर उन्होंने आयंस ना बनाए हों, तो वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रल एटम में वो सेम होते हैं। फिर आया मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर है जिसे हम A से डिनोट करते हैं, ये है सम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज जो होते हैं प्रोटॉन्स और जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको प्लस करके आया, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को अगर प्लस कर दें तो बना मास नंबर। यहाँ Z क्यों लिखा है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो हम उसकी जगह Z भी यूज कर सकते हैं। तो मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर को हम ये भी कह देते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? न्यूक्लियॉन्स हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों प्रेजेंट कहाँ है? ये प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो जब ये न्यूक्लियस के अंदर है तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस में है उन्हें कलेक्टिवली, मतलब इकट्ठा नाम दिया गया न्यूक्लियॉन्स। और हम ये भी कह देते हैं कि टोटल नंबर जो है न्यूक्लियॉन्स का उसे भी मास नंबर के इक्वल बोल देते हैं। फिर अब ये एटॉमिक नंबर मास नंबर के बेस पर एक और चीज आई जिसे बोला गया आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर आइडेंटिकल यानी सेम होता है, वो एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है, उन्हें कहते हैं आइसोटोप्स। दीज आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब एलिमेंट तो वही रहेगा क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होगा एलिमेंट भी वही होगा, लेकिन उनका मास नंबर अलग हो जाता है। जैसे पहला है हाइड्रोजन, एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमें 3 आइसोटोप में मिलता है। ये पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटीरियम एंड थर्ड इज ट्रिटियम। अब प्रोटियम क्या है? 1H1, ड्यूटीरियम है 1H2 और 1D2, ट्रिटियम इज 1T3। हाँ, एक और बात, ये हमने 1112 क्या लिखा है? ये है रिप्रेजेंटेशन। हम जब भी किसी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमें देखना है कि कोई भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करते हैं? मान लीजिए एलिमेंट है आपके पास X, इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर जिसे हमने Z कहा है, और ऊपर लिखते हैं उसका मास नंबर जिसे A कहा जाता है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो ये वही दिखा रहा है कि एलिमेंट अगर H है तो नीचे एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1। ड्यूटीरियम में D, हमने वैसे H होता है लेकिन ड्यूटीरियम है इसलिए हम इसको D बोलते हैं। ड्यूटीरियम में 1 एटॉमिक नंबर है और 2 क्या है? 2 है उसका मास नंबर। और ट्रिटियम में उसका 1 एटॉमिक नंबर है और 3 है उसका मास नंबर। इनमें न्यूट्रॉन्स चेंज होते रहते हैं। फिर आया कार्बन। अब कार्बन के कौन से हैं? 6C12, 6C13, 6C14। ऐसे ही क्लोरीन है 17Cl35 एंड 17Cl37। फिर आते हैं हम आइसोबार्स पे। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स होते हैं वो एटम्स जिनका मास नंबर तो सेम है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे क्योंकि इनका मास नंबर सेम होता है पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो ये क्योंकि एलिमेंट भी अलग ही होंगे तो हम इनको बोल रहे हैं कि ये, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर C है, यहाँ पे N है, यानी ये अलग अलग हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया 6C14 एंड 7N14, मतलब इनका मास नंबर तो सेम है पर इनका क्या सेम डिफरेंट है? इनका मास नंबर सेम है पर इनका एटॉमिक नंबर जो है वो है डिफरेंट। अब क्योंकि उनकी ये सारी कमियों की वजह से कि रदरफोर्ड पूरी तरह नहीं बता पाया, आगे इन सब की बेसिस पर ही उनको इम्प्रूव करने के लिए नील्स बोहर आगे आए। उन्होंने रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसको आगे और ज़्यादा इम्प्रूव किया, लेकिन हम उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा इंस्टा अकाउंट भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।